हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सिमरन शुक्ला। आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज का टॉपिक होने वाला है एक्सक्रीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है एंड कैसे होता है हमारी बॉडी में एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी। ओके, तो फर्स्ट इफ यू सी अ नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, व्हाट इज दैट? टू रिमूव waste material and excess water in our body of an organism called excretion. This is a normal definition of excretion. To remove something, what will we remove? Waste material and excess water. इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। वेस्ट मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल होते हैं बेटा? जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड मोस्ट डेंजरस होता है अमोनिया। ओके, मोस्ट डेंजरस। इसे एक्सक्रीट करने के लिए लॉट्स ऑफ वाटर की जरूरत होती है। मोस्ट डेंजरस होता है अमोनिया, सब सेकंड पे होता है यूरिक एसिड एंड थर्ड इज यूरिया। ओके, सो आफ्टर इट अब हम पढ़ेंगे कुछ इनवर्टिब्रेट्स की, वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं। अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स में एक अलग ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के हेल्प के लिए। वर्टिब्रेट्स में अलग ऑर्गन होता है। तो पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स ह्यूमन किस में आते हैं? ह्यूमन वर्टिब्रेट्स में आते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में कुछ जगह नेफ्रिडिया ऑर्गन प्रेजेंट होगा एंड नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है बेटा रोटिफॉर्स में एंड फ्लैटवर्म्स में। सेकंड होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल, ये प्रेजेंट होता है ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इंसेक्ट्स में। ओके, और ये क्या एक्सक्रीट करता है? ये यूरिक एक्सक्रीट करता है। एक होता है बेटा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो एक्सक्रीट करता है अमोनिया, और ये प्रेजेंट होता है प्रोटोजोन्स में। क्या एक्सक्रीट करता है? अमोनिया एक्सक्रीट करता है। तो ये तो बात हो गई इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? नेफ्रिडिया, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। हम आज फोकस करने वाले हैं वर्टिब्रेट्स में, जिसमें हम आते हैं, ह्यूमंस आते हैं वर्टिब्रेट्स में। ओके, तो अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें जो एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बेटा, वो होता है किडनी। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है? किडनी। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी जो होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में एंड ये बीन शेप्ड के होते हैं। बीन शेप्ड, अगर आपने राजमा देखा है तो राजमा जैसे होते हैं आपके किडनी, बीन शेप्ड के होते हैं। ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर। कुछ बुक्स में आपको ब्राउन कलर मिल जाएगा, कुछ बुक्स में आपको ग्रीन कलर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द कलर, आप अपने एनसीईआरटी को फॉलो करना। ओके, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन कलर। अगर इसकी थोड़ी और बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं, किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम से नीचे की कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, ऊपरी कैविटी को थोरैक्स कैविटी बोलते हैं। तो किडनी का कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन आवर किडनी। ओके, क्या हेल्प करते हैं नेफ्रॉन्स? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस करते हैं 1 to 1.8 लीटर यूरिन डेली। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग किडनी होती है एंड 6 सेंटीमीटर थिक किडनी होती है। ठीक है बेटा, तो किडनी जो होती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर थिक होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है, बीन शेप की होती है, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर की होती है, प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी में एंड इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में। जब फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तभी जो एक्सेस वाटर एंड वेस्ट मटेरियल होता है वो निकलता है बॉडी से, उसे बोलते हैं यूरिन। ओके, तो अब हम पहले पढ़ेंगे एक बार किडनी का, एक बार हम डायग्राम देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी।
एक एक वर्ड को अगर आप समझ के चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको समझ में। थोड़ा सा टफ हो सकता है किडनी एक्सक्रीशन, बट इतना भी टफ नहीं है। ओके, तो अगर हम किडनी का डायग्राम देखें, मैं यहाँ पे बहुत रफ ड्रॉ कर रही हूँ। वी सी द डायग्राम ऑफ द किडनी। बीन शेप्ड की होती है बेटा। किडनी से निकलते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मेरे पास यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, ये होता है। पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं। ये है बेटा किडनी, ठीक है। ये होता है रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल वेन, renal vein, this is a ureter, this is urinary bladder, urinary bladder, this is urethra, okay। and यहाँ पर होता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। यहाँ होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत सारे आपको नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बोथ किडनीज में। सबसे पहले क्या होता है, पूरी बॉडी से ब्लड आता है रीनल आर्टरी की हेल्प से। कांस्टेंट ब्लड फ्लो होता रहता है दोनों किडनीज में, रीनल आर्टरी से दोनों किडनीज में कॉन्स्टेंटली ब्लड फ्लो होता रहता है। जब कॉन्स्टेंटली ब्लड फ्लो यहाँ हो रहा होता है तो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का। उसकी प्रोसेस में आपको आगे बताऊंगी फिल्ट्रेशन कैसे होता है क्या नहीं होता। यहाँ पर कंफ्यूज बस इतना समझ लो, किडनी का भी स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, डायग्राम समझा रही हूँ, ओके। नेफ्रॉन जो होता है वो फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो भी अच्छे अमाउंट, जो भी अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, मैग्नीशियम होता है, वाटर होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, वो यहाँ पे स्टोरेज करके कहाँ ले जाता है, रीनल वेन की तरफ ले जाते हैं। रीनल वेन जो होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इस न्यूट्रिशन को छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का। अब ये फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ब्लड है, जो भी एक्सेस अमाउंट था, वेस्ट मटेरियल था, वो यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, ठीक है। ये जो भी अच्छे न्यूट्रिशन थे वो कहाँ से कहाँ, किडनी से कहाँ चले गए बेटा, रीनल वेन में चले गए। एंड रीनल वेन की हेल्प से वो कहाँ चले गए, ब्लड स्ट्रीम में चले गए, पूरी ऑल ओवर बॉडी में चलेगा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि बॉडी से ब्लड आ रहा है। जब बॉडी से ब्लड आता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो जाता है इस प्रोसेस में, तो जहाँ से ये ब्लड निकलता है बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ब्लड में, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो भी एक्सेस वाटर था, जो भी वेस्ट मटेरियल था, वो इस यूरेटर की हेल्प से, यूरेटर क्या है, ये भी पेयर में प्रेजेंट है बेटा। ये याद रखना कौन सी चीज पेयर में प्रेजेंट है, कौन सिंगल प्रेजेंट है। तो यूरेटर क्या है, पेयर में प्रेजेंट है, दोनों किडनी से निकल रहे हैं यूरेटर, किडनी पे हमारे पेयर में प्रेजेंट है बेटा। कहाँ जाते हैं, यहाँ से जो यूरिन जो होती है कैरी, यहाँ से यूरिन को कैरी करता है यूरेटर, और कहाँ ले जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, सिंगल है, एक ही है, एक ही प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बेटा वो मस्क्यूलर ट्यूब होता है, ये मसल से बना होता है। क्यों मसल से बना होता है, क्योंकि इसे होल्ड करना होता है यूरिन को, जब तक कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई सिग्नल नहीं आता है ये यूरिन पास आउट होनी है बॉडी से, तब तक यहाँ पे क्या होता है, होल्ड होती है। यूरिनरी ब्लैडर है उसमें होल्ड होती है यूरिन। एंड कॉन्ट्रैक्ट कब होगी, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो, और हमारा जो यूरिन है वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद कहाँ जाती है, यूरेथ्रा में आती है। यूरेथ्रा से यूरेथ्रल की ओपनिंग स्टार्ट होती है, यहाँ से क्या होता है, यूरिन पास आउट होता है। और यूरिन के पास आउट को एक टर्म से हम यहाँ जानते हैं, वो होता है बेटा मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन, ठीक है। अभी तो हमने क्या समझा, रीनल आर्टरी से ब्लड आया, पूरी बॉडी ऑल ओवर बॉडी से यहाँ से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का, जो भी न्यूट्रिशन थे वो कहाँ चले गए, रीनल वेन की हेल्प से बॉडी में चले गए दोबारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद जो भी एक्सेस वाटर था, वेस्ट मटेरियल था, वो यूरिन बन के कहाँ, यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में आया। यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर रहेगा जब तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई भी सिग्नल नहीं भेजता है। जब वो सिग्नल भेजेगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसलिए मस्कुलर ट्यूब है, इसको मस्कुलर ट्यूब क्यों बोलते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो जो यूरिन है वो यूरेथ्रा में आता है, यूरेथ्रा के बाद वो यूरेथ्रा के ओपनिंग से यूरिन पास आउट हो जाता है। इस प्रोसेस को बेटा मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो ये आपका पूरा की पूरा एक नॉर्मल सा डायग्राम है किडनी का। अब हम देखेंगे कि फिल्ट्रेशन होता कैसे है,
यहाँ क्या पूरी प्रोसेस चल रही है तो हमने देखी ही नहीं, तो हम अब ये देखेंगे, ठीक है। तो हम उसमें अब क्या देखेंगे बेटा, नेफ्रॉन के बारे में समझेंगे। अब हम एक नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि फिल्ट्रेशन हो कैसे रहा है, क्या प्रोसेसेस होती हैं। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। अभी मैं इसके बारे में आपको पूरा लिखवा दूंगी, रीनल आर्टरी, वेन, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। अगर हम डेफिनेशन से एक बार और समझे इस चीज को तो हम समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीनल आर्टरी क्या होती है। रीनल आर्टरी कॉन्स्टेंटली ब्लड कैरी करती है इन बोथ ऑफ द किडनीज, ओके। जो कि एक होता है बेटा, रीनल आर्टरी जो होती है वो सिंगल होती है। रीनल आर्टरी जो होती है बेटा वो पेयर में प्रेजेंट होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। रीनल वेन की बात करें हम तो रीनल वेन भी जो होती है वो पेयर में प्रेजेंट होती है, एंड इट रिटर्न्स यूजफुल न्यूट्रिएंट्स back into the blood stream after filtering unwanted materials. थर्ड वन, यूरेटर जो होता है वो भी पेयर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन अ पेयर। टू ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अराइज होते हैं फ्रॉम ईच किडनी एंड कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद बेटा यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यहाँ वो स्टोर होता है। और मैंने आपको बताया एक मस्क्यूलर, दिस इज अ मस्क्यूलर ट्यूब, यूरिन stored here till the signal arrive. Last one is urethra. Urethra is also a muscular tube. It's a short muscular tube that carry urine to the outside of the body. तो ये डेफिनेशन हुई बेटा। रीनल आर्टरी जो होता है वो कॉन्स्टेंटली ब्लड कैरी करता है बोथ किडनीज में बॉडी से। रीनल वेन जो होता है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, जो रिटर्न करता है यूजफुल न्यूट्रिशन को बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स आफ्टर फिल्टरिंग अनवांटेड मटेरियल्स। जो अनवांटेड मटेरियल्स है वो यूरेटर्स में आ जाते हैं, जो पेयर में होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अराइज होते हैं ईच किडनी से। हमने देखा था किडनी से अराइज हो रहे थे, वो कैरी करते हैं यूरिन को टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो यूरिन को स्टोर करता है यहाँ पर जब तक कि कोई सिग्नल नहीं आता है। अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें बेटा, नेफ्रॉन्स थोड़े से पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये है क्या, ये बेटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या हेल्प करते हैं आपको पता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनीज, ओके। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं ईच किडनीज में। एंड अगर हम बात करें तो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 to 30 डायमीटर इनका होता है। नेफ्रॉन जो होते हैं कितने लॉन्ग होते हैं, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे और 20 to 30 डायमीटर के होते हैं। अगर नेफ्रॉन जो होते हैं हम बोल सकते हैं नेफ्रॉन इज अ structural and functional unit ऑफ किडनी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, अगर आपने सेल पढ़ा होगा तो हम बोलते हैं ना सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। क्यों, क्योंकि सेल ही बनाती है हमारी बॉडी को। वैसे ही हम नेफ्रॉन ही तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं किडनी का, और फंक्शन वो भी तो क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी, ओके।
and each nephron function as an independent, इसका मतलब मैं समझाती हूँ बेटा। जो नेफ्रॉन होते हैं, ईच नेफ्रॉन फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, प्रोड्यूस minuscule quantity of यूरिन। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो ईच नेफ्रॉन, इतने नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, आपको पता है इसमें, तो हर नेफ्रॉन अपने हिसाब से अपना डिपेंडेंट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है क्या करने के लिए, क्रिएट करने में यूरिन। वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ये वाला सपोज ये एक नेफ्रॉन है, ये दूसरा नेफ्रॉन है, तीसरा नेफ्रॉन है, अब अलग अलग अपने इंडिपेंडेंट है कि वो कितना यूरिन में फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो कितना मिनिस्कल क्वांटिटी बना रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि वो इस पर डिपेंडेंट हो या वो इस पर डिपेंडेंट हो। तो ठीक है, तो क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 20 to 30 डायमीटर के होते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं। अब हम एक डायग्राम लिखते हैं नेफ्रॉन का, आपको क्लियर होंगी चीजें और ज्यादा। If we see a diagram of nephron, अभी थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ओके। अभी हम देखते हैं, ठीक है। ये है बेटा पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल। ये है डीसीटी। डीसीटी का कल फुल फॉर्म हम देखेंगे, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये है बेटा कलेक्टिंग डक्ट, वी ऑल्सो कॉल दिस इज सीडी। ठीक है बेटा, ये होता है आपका मालफिजियन कैप्सूल्स। इस पूरे को हम बोलते हैं मालफिजियन कैप्सूल्स। इसे बोलेंगे बेटा, इसलिए आपको दिख रहा है ना बाउल जैसा, इसको हम बोलेंगे वोमिन कैप्सूल। वोमिन कैप्सूल। अभी घबराना नहीं है, आपको इजीली नेम याद हो जाएंगे इसके। ये है बेटा कैपिलरीज। इसकी स्टार्टिंग को बोलते हैं बेटा एफरेंट आर्टेरियोल। इसे बोलेंगे बेटा इफरेंट आर्टेरियोल। इधर प्रेजेंट होते हैं वोमेन कैप्सूल में कुछ पोडोसाइट्स। बेटा ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये यू शेप्ड की है, इसे यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, एलओएच बोल सकते हो आप, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एलओएच लिख सकते हैं। ये 2 टाइप की होती है यहाँ पे बेटा। ये होता है डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे आ रहा है, एलओएच लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, लूप ऑफ हेनले होता है इसका फुल फॉर्म। ये होता है बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इस तरीके से एक नेफ्रॉन होता है। तो स्टार्टिंग कैसे होती है बेटा नेफ्रॉन की? नेफ्रॉन की स्टार्टिंग होती है वोमेन कैप्सूल से। ये दिख रहा है आपको एक कटोरी जैसा, इसलिए आप बोल सकते हो, बाउल से आप याद कर सकते हो वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल के इधर बेटा प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स को आप रिलेट कर सकते हो, आपने कभी चाय अगर बनाते हो, चाय छन्नी होती है ना, तो उस तरीके से आप जब चाय डालते हो तो ऊपर वो सारा पत्ती का जो भी आपका चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है। तो पोडोसाइट्स को आप वही समझ सकते हैं, एक छन्नी की तरह होता है। जब ब्लड यहाँ आता है, जो एक्स्ट्रा मतलब जो न्यूट्रिशन होता है वो यहाँ रह जाते हैं, और बाकी जो मतलब फ्लूइड होता है वो कहाँ चला जाता है? पीसीटी में चला जाता है। ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है बेटा। एफरेंट आर्टेरियोल से आपका पूरा के पूरा ब्लड आता है वोमेन कैप्सूल में। वोमेन कैप्सूल में जो आपको ब्लड आता है तो यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो हेल्प करती है फिल्ट्रेशन में। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, मतलब सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन का हो रहा होता है आपका मालफिजियन कैप्सूल्स में हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल से आपका जब यहाँ से जब पूरा के पूरा रीअब्जॉर्प्शन होता है, सीक्रेशन होता है, उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल के हेल्प से आपका ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में चला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? पोडोसाइट्स की हेल्प से यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होते हैं वो यहाँ रह जाते हैं और आगे आपका फ्लूइड चला जाता है।
तो पीसीटी में आपका फ्लूइड जाता है, यहाँ पे पूरे स्टार्ट होता है आपका यूरिन बनना, यूरिन का कंसंट्रेशन, यूरिन बनना कहाँ स्टार्ट होता है, पीसीटी से स्टार्ट होता है। अब पीसीटी में जब वो जाता है तो यहाँ पर बेटा पीसीटी के बाद वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाता है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाता है, डीसीटी में जाता है, एंड फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नाम, पहले नाम याद करते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रोसेस समझेंगे। तो वोमेन कैप्सूल आप याद कर सकते हो, ये बाउल जैसा होता है, इसमें इफरेंट आर्टिकल ऊपर होता है बेटा, एफरेंट आर्टिकल से ब्लड आ रहा होता है, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और वोमेन कैप्सूल और कैपिलरीज को मिलाकर हम माल्फिजन कार्पल्स बोलते हैं। माल्फिजन कार्पल्स में क्या क्या होता है बेटा, वोमेन कैप्सूल होता है और कैपिलरीज होता है। ठीक है, यहाँ पे पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, आप छन्नी के दिमाग से याद कर सकते हो, पोडो मतलब पोर्स होते हैं, पोडोसाइट्स मतलब पोर्स होते हैं। ठीक है, उसका पीसीटी, पीसीटी क्यों बोलते हैं यहाँ पे, प्रॉक्सिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आगे की साइड है, रीनल ट्यूब्यूल्स किससे अटैच है, वोमेन कैप्सूल से आगे की साइड अटैच है। ठीक है, ये यू शेप का होता है, इसलिए इसको यू शेप लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से हैंगिंग स्ट्रक्चर में, लूप ऑफ हेनले। व्हाई वी कॉल दिस डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस पे है, वोमेन कैप्सूल से ये क्या है, डिस्टेंस पे, दिस इज व्हाई वी कॉल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे हम कलेक्टिंग डक्ट इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे जो भी यूरिन आ रहा है वो कहाँ कलेक्ट होगा, वो यहाँ कलेक्ट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कलेक्टिंग डक्ट। ओके, आई होप आपको नाम अब इजीली याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है बेटा, इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड बेटा री एब्सॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज बेटा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो हम देखेंगे फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बेटा वोमेन कैप्सूल में, मैंने आपको बताया यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है, यहाँ पे पोडोसाइट्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो भी फ्लूइड होता है वो आगे जाता है पीसीटी में। जब वो पीसीटी में जाता है तो यहाँ पर स्टार्ट होता है सेकेंड प्रोसेस, री एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन गलती से, मिस्टेक से यहाँ आ गए हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये एक्सेस जो भी इंपॉर्टेंट चीजें चली गई उनको रीएब्सॉर्ब कर लेगा। एब्सॉर्प्शन मतलब एब्सॉर्ब करना, रीएब्सॉर्प्शन मतलब फिर से एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब तो था वो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, पीसीटी जो होता है बेटा 70 to 80% एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या क्या एब्सॉर्ब होता है यहाँ पे बेटा, सोडियम होता है, NaCl होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, वाटर, एक्सेस वाटर अगर बॉडी से निकल जाएगा तो ऑस्मोलरिटी, पीएच कैसे मेंटेन रहेगी बॉडी की, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। जब रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले जो होता है वो हेल्प करता है H2O के रीएब्जॉर्प्शन में, एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन में। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है बेटा वो क्या होता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एंड इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल ऑफ वाटर, वाटर को हेल्प नहीं करता, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। ठीक है, डीसीटी जो होता है वो हेल्प करता है मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम की रीएब्जॉर्प्शन के लिए, कलेक्टिंग डक्ट में भी आपका H2O का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन, लेकिन मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी में हो जाता है, सबसे ज्यादा जो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो सिर्फ पीसीटी में होता है, रिमेंबर दैट। ओके, उसके बाद फिर लूप ऑफ हेनले में होता है, लूप ऑफ हेनले में भी डिसेंडिंग सिर्फ और सिर्फ H2O का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, असेंडिंग सिर्फ सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, यहाँ पे मैग्नीशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, एंड कुछ कंडीशन पे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन होता है जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब। कुछ कंडीशंस में यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में NaCl का होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, H2O का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने सेकंड पॉइंट देख लिया कि रीएब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है सिक्रेशन, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। क्यों ट्यूब्यूलर सिक्रेशन बोला गया है, कुछ लगा बताओ, दिमाग अगर लगाओ थोड़ा बहुत, क्यों बोला गया बेटा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक ब्लड वेसल, यहाँ एक ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, इसके इस तरीके से चारों तरफ, इस तरीके से बेटा, जिसे हम बोलते हैं वैसा रेक्टा। क्या बोलते हैं हम, वैसा रेक्टा बोलते हैं। और ये क्या होती है, एक ब्लड वेसल होती है और एक ट्यूब शेप्ड की होती है, इसलिए इसको ट्यूबुलर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया ट्यूबुलर सिक्रेशन।
अब हो सकता है जब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था तब ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो गया हो, अब ब्लड स्ट्रीम में जो रीएब्जॉर्प्शन हो गया है ज्यादा, वो क्या होता है वापस आता है। अगर हम देखें तो वैसेरेक्टर क्या हेल्प करती है, ब्लड से ब्लड टू रीनल ट्यूब्यूल में सीक्रेशन कराती है। कहाँ से, वैसेरेक्टर ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में सीक्रेशन कर, क्योंकि अब ब्लड में चला गया सब कुछ, अब यहाँ पे क्या होगा, सीक्रेशन कहाँ होगा, रीनल ट्यूब्यूल में होगा। क्या क्या सीक्रेट होता है बेटा, हाइड्रोजन, वाटर, ये क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ट्यूबुलर सीक्रेशन इस तरीके से होता है आपका। आई होप आपको समझ में आया हो। हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ। यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल की हेल्प से ये जो यूरिन तो निकल जाता है, पास आउट हो जाता है, लेकिन इफरेंट आर्ट्रियोल की हेल्प से, वैसेरेक्टर की हेल्प से ब्लड में जो इंपॉर्टेंट चीजें गई हैं वो पूरी की पूरी बॉडी में चली जाती है। ठीक है, अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, फिर लूप ऑफ हेनले, और आप असेंडिंग का याद रखिए, असेंडिंग सोडियम एंड लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग वाला जो होता है वो वाटर के लिए होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मैग्नीशियम के लिए होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्पेशली वर्क करता है बेटा ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में। ठीक है, थोड़ा सा हौश-पौश हो गया क्योंकि बोर्ड छोटा है। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, यहाँ पे कलेक्शन होता है। एक बात और याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट जैसे इस नेफ्रॉन की ये कलेक्टिंग डक्ट है, अब दूसरा जो नेफ्रॉन होगा सेम ऐसे ही एक और नेफ्रॉन होगा, उसकी कलेक्टिंग डक्ट भी यही होगी, एक और जो होगा उसकी कलेक्टिंग डक्ट भी यही होगी। मतलब ये है कि 7 to 8 नेफ्रॉन की एक ही कलेक्टिंग डक्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट हर नेफ्रॉन में अलग नहीं होती है। 7 से 8, 7 to 8 जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी कलेक्टिंग डक्ट एक ही होती है। ये होता है बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये है पूरा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसके बाद हमें दो चीजें और देखनी है। एक होता है बेटा रेस पाथवे। आप रेस पाथवे क्या होता है, रेस पाथवे जब कब एक्टिवेट होता है, रेस पाथवे जब एक्टिवेट होता है जब सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है और किडनी जो है वो इसे फील कर लेती है, किडनी को ये चीज पता चल जाती है कि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, मतलब जो सोडियम है उसका जो लेवल है हमारी बॉडी में वो कम हो रहा है। या जब ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कम होता है, या फिर जब ब्लड वॉल्यूम हमारी बॉडी में कम होता है, तब जो रेस पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी क्या है रेस पाथवे, इस वाले रेस पाथवे का हम नाम देखेंगे, फुल फॉर्म देखेंगे बेटा। इसका नाम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कब एक्टिवेट होता है रेस, इसलिए रेस पाथवे है। ये एक्टिवेट होता है बेटा जब ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम या फिर सोडियम का लेवल लो होता है। तो किडनी जो होता है, किडनी के पास एक हार्मोन होता है बेटा जिसका नाम होता है रेनिन हार्मोन, वो सीक्रेट करता है और इससे क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 बनता है। एंजियोटेंसिन 1 से बेटा एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्शन हुआ यहाँ पे लंग्स ने हेल्प की। लंग्स के पास बेटा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है बेटा वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है। एल्डोस्टेरोन भी एक हार्मोन है, वो रिलीज कराता है जिससे कि सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होता है किडनी में। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन को भी रिलीज कराता है पिट्यूटरी से, उसका रोल भी क्या होता है, सेम ही होता है, वो सोडियम वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है किडनी में। ठीक है, तो ये होता है रेस पाथवे। कब एक्टिवेट होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, सोडियम लेवल कम होता है बॉडी में, तब रेस पाथवे एक्टिवेट होता है। रेनिन जो होता है एक हार्मोन होता है जो किडनी रिलीज करती है, उससे क्या होता है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्शन हो जाता है। एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्जन हो जाता है बिकॉज ऑफ लंग्स के पास एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्टिंग एंजाइम। उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो एक हार्मोन रिलीज कराता है जो होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम वाटर का रिटेंशन कराता है किडनी में और एंटी डायरेटिक हार्मोन को भी रिलीज कराता है पिट्यूटरी से। ये पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है डायरेक्ट एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में। ओके,
तो आप जब ब्रेन के बारे में पढ़ोगे तब इसके बारे में पढ़ोगे। एक चीज और होती है बेटा, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। अभी काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या है और क्यों होती है हमारी बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, अगर आपने किडनी पढ़ा हुआ है तो। अगर हम देखें बेटा, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इस बार तो ये कहाँ पर होता है? ये किडनीज में होता है। और प्राइमरीली कहाँ पर होता है किडनी में, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। ये होता है लूप ऑफ हेनले में एंड वैसा रेक्टा में। हमने देख लिया वैसा रेक्टा क्या होती है, एक ब्लड वेसल होती है जो पूरी तरफ लूप ऑफ हेनले में इस तरीके से प्रेजेंट होती है। वी सी दैट, इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, वैसा रेक्टा है और ये लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, प्राइमरीली काउंटर करंट मैकेनिज्म इन दो जगह पर होता है जो अलाउ करता है बेटा प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन का, क्योंकि नहीं चाहते हम कि हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो निकले, इसलिए हम क्या करते हैं, जो यूरिन पास आउट होती है वो कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट होती है। ठीक है, बाय क्रिएटिंग concentration gradient in the renal medulla through counter current flow and exchange। यहाँ पे जो फ्लूइड होता है बेटा वो मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरीली कहाँ होता है काउंटर करंट, लूप ऑफ हेनले में, वैसा रेक्टा में। क्यों होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन यूरिन ही पास आउट होती है बाय क्रिएटिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द रीनल मेडुला थ्रू काउंटर करंट फ्लो एंड एक्सचेंज। जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में। कुछ चीजें और देखते हैं हम, ये होता कैसे है। एक नॉर्मल से डेफिनेशन थी जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, पर अगर आप चीजें समझते जाओगे तो आपको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, हमको पता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है वो NaCl सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है। डिसेंडिंग जो होता है लूप ऑफ हेनले, LOH लिख रही हूँ, इसका मतलब लूप ऑफ हेनले। ठीक है, हमें पता है ये H2O का रीअब्सॉर्प्शन कराता है। वैसा रेक्टा जो होता है वो क्या करता है, वो H2O को, एक्सेस H2O को रीअब्सॉर्ब करता है। ये होता है हाई ऑस्मोलैरिटी जो होती है मेडुला में, वो फैसिलिटेट होती है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, result in production of concentrated यूरिन। अब जो मेडुला है, वैसे रेक्टा के बाहर क्या है, मेडुला जो है बेटा, वैसे रेक्टा के बाहर यहाँ पे मेडुला है। यहाँ पे क्या होगा, हाई ऑस्मोलैरिटी होगी। मेडुला जो होगा फैसिलिटेट करेगा कि बेटा वो रीअब्सॉर्प्शन हो वहाँ पे वाटर का। जब वहाँ पे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्शन वो होगी हमारी कंसंट्रेटेड यूरिन। जब कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन होगा तो वो DCT में जाएगा, DCT के बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, एंड कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो पास आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यूरिन पास आउट हो जाएगा। तो ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। वी नो दैट असेंडिंग जो लूप ऑफ हेनले होता है वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है, डिसेंडिंग H2O को, वैसा रेक्टा भी H2O को। ठीक है, ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई होप आपको ये पूरा के पूरा टॉपिक था वो समझ आया हो।